दूसरा भेद आपका है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को बताने से पहले एक अव्ययी शब्द आया है जो हम यानी अव्यय, इस शब्द पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। अव्यय, अ प्लस व्यय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस व्यय। देखिए ये अव्यय आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, संस्कृत में भी अव्यय है, हिंदी में भी अव्यय है, नाम तो सुन ही रखा होगा। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय का देखिए अर्थ है अव्यय। आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च, यानी जिसे खर्च ना किया जा सके, यानी जिसे हम और अधिक ना तोड़ सकें, जिसे हम किसी भी प्रकार से उसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना कर सकें। विकार उत्पन्न का मतलब ना संज्ञा के हिसाब से, ना लिंग पुरुष वचन कारक, किसी भी आधार पर हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये वो शब्द होते हैं अव्यय। ठीक है, अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें हम लिंग वचन कारक आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जैसे ये लिखा है, देखिए थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। लड़का लिखा है, अगर लड़का का अगर हम वचन बदल दें तो क्या हो जाएगा? लड़के। अगर इसका हम लिंग बदल दें तो ये हो जाएगा लड़की। कुल मिला के इसमें हमने विकार उत्पन्न कर दिया, तो ये लड़का शब्द जो है वो हमारा अव्यय नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर हम यहां लिख दें और, तो और शब्द किसके अर्थ में आता है? और का मतलब तथा के अर्थ में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुओं को या उसमें मतलब जो है जोड़ने के हिसाब से, अंतर के हिसाब से आ जाता है। ठीक है, जैसे राम और श्याम, ठीक है, इस तरह से और इसमें आता है। अब इस और को हम ना तो इसका लिंग चेंज कर सकते हैं, ना वचन चेंज कर सकते हैं, ना कारक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी का शब्द बताया मैंने, ठीक है, संस्कृत का नहीं बताया, संस्कृत का भी बताएंगे। तो ये जो है हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है ऐसे शब्द जिनमें हम कोई भी विकार उत्पन्न ना कर सकें अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनमें हम कोई भी प्रकार का विकार, कमी या जिन्हें हम खर्च ना कर सकें, जिनके हम टुकड़े उससे अधिक ना कर सकें, वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत में देखिए यथा अव्यय आता है, प्रति अव्यय आता है, ठीक है, उप अव्यय आता है। अब उप आप कहेंगे उपसर्ग भी है। तो एक बात और ध्यान समझ लिए, समस्त उपसर्ग, समस्त उपसर्ग, उपसर्ग तो आपको पता ही है, जो शब्द से पहले जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपके अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं, लेकिन समस्त अव्यय उपसर्ग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यथा उपसर्ग नहीं है, प्रति तो उपसर्ग भी है, अव्यय भी है, यथा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है जितने भी आपके उपसर्ग हैं वो सब अव्यय ही होते हैं, अव्यय तो होते ही होते हैं। तो जब अव्यय होते हैं तो जाहिर सी बात है अव्ययी भाव समास में इनका प्रयोग भी होता होगा। चलिए अब बात करेंगे हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा की। अव्यय तो आपके समझ में आ ही गया होगा, ना व्यय, अर्थात जिसका हम व्यय ना कर सकें, जिसे हम खर्च ना कर सकें, जिसमें हम किसी भी प्रकार से कोई भी विकार उत्पन्न ना कर सकें, जिसमें हम किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन उत्पन्न ना कर सकें, वो आपका अव्यय कहलाता है। इसकी देखिए परिभाषा, प्रायेण पूर्व पद प्रधानः। संस्कृत भाषा बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, देखिए सब हिंदी के ही शब्द हैं। प्रायेण पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, अव्ययी भावः। अब इसका अगर हिंदी रूप लिख दें हम तो हिंदी रूप क्या हो जाएगा? प्रायण का मतलब क्या हो गया? प्रायः, पूर्व पद प्रधान, देखिए कुछ अलग नहीं हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व पद प्रधान समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। बस थोड़ी सी भाषा अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, अव्ययी भाव कहलाता है या अव्ययी भाव समास कहलाता है। समझ गए? कहने का तात्पर्य ये है, देखिए संस्कृत में लिख दी, ये हमने हिंदी में लिख दी, कोई बहुत अंतर नहीं। प्रायण मतलब प्रायः पूर्व पद प्रधान समास अव्ययी भाव कहलाता है। ठीक है, समास को अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। ठीक है, या आप यहाँ लिख भी सकते हैं प्रायण पूर्व पद प्रधाना समासा अव्ययी भाव। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो
आप किसी भी तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा है, ठीक है। अब इसकी अगर हिंदी में परिभाषा लिखें हम, तो हिंदी में परिभाषा देखिए, थोड़ा और स्पष्ट करके लिख दें। परिभाषा अगर हम थोड़ी इसकी और स्पष्ट करके लिख दें तो क्या आ जाएगी? जिस समास का, जिस समास का, आपको पता है इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व, पूर्व पद प्रधान। अब प्रधान तो होता ही है, लेकिन पूर्व पद आपका अव्यय भी होता है, अव्यय भाव है तो अव्यय भी होता है। तो यहां लिख देंगे पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है, अव्यय होता है। ये भी चीज लिखनी है आपको, होता है तथा, तथा समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। कार्य करता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। समझ गए होंगे अब तो पूरी बात। इसका पहला पद प्रधान होगा, और पहचान इसकी बहुत अच्छी है। अव्यय ढूंढ लीजिए, अगर पहला पद कहीं भी अव्यय लिखा है, प्रधान तो होता ही होता है, लेकिन क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा। बहुत अच्छी पहचान है। तो अगर पूर्व पद आपका प्रधान है, प्रधान तो आप ढूंढे ही ना, आप अव्यय ढूंढ लें। बस उदाहरण दिया है, अव्यय, अगर अव्यय है तो सीधे सीधे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए उदाहरण में, यहां हमने समस्त पद लिख लिया, यहां इसका विग्रह लिख दिया हमने, समस्त पद और विग्रह, ठीक है। और अगर और थोड़ा स्पष्ट करना है तो यहां अर्थ भी लिख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए समस्त पद, विग्रह और क्या हो गया आपका? अर्थ। ये तीन चीजें होंगी, ठीक है। पहला हम लिख दे रहे हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति। ध्यान देने की बात है, देखिए यथा आपका अव्यय होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब यथा आ जाएगा, अब ये हिंदी में भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण हिंदी में कुछ अलग से आता है, हिंदी में भी आता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा है, विग्रह पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी विग्रह पूछ लेते हैं कि यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका शक्तिम, अनतिक्रम में। अर्थ आगे बढ़ा के लिख देंगे, क्रम में, शक्तिम अनतिक्रम में, ठीक है। और इसका अर्थ क्या हो गया? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये आपका हिंदी का विग्रह हो गया। भाई हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का ही विग्रह हो गया। यथाशक्ति अगर आ रहा तो उसका क्या हो गया? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। शक्तिम अनतिक्रम का मतलब क्या होता है? शक्ति मतलब शक्ति का अनतिक्रम मतलब अतिक्रमण किए बिना, यानी शक्ति, पूरी शक्ति के अनुसार, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं किया, शक्ति का कहीं भी हमने अलग नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी शक्ति के अनुसार हमने कार्य किया, तो वो आपका हो गया यथाशक्ति। कहते नहीं या हमने तो अपनी यथाशक्ति कार्य किया था। यथाशक्ति मतलब जो हमारे बस में था, हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका शक्तिम अनतिक्रम में, ये इसका विग्रह हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? अगला उदाहरण, प्रतिदिनम, ठीक है, प्रतिदिनम। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति।
दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? प्रत्येक दिन जो भी कार्य किया। अब यहां भी आपको पता है प्रति आपका उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, तो ये अव्यय भाव समास हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए ये है आपका प्रत्यक्षम, अक्षम अक्षम प्रति, प्रति वाले जितने भी उदाहरण होंगे उनका आपका लगभग, अब ये देखिए प्रत यहाँ है, ये आपका क्या है? उपसर्ग भी है और अव्यय भी है। ठीक है, तो अक्ष का मतलब होता है आंख। ठीक है, तो क्या हो गया? अक्षम अक्षम प्रति मतलब आंखों के सामने, यानी प्रत्येक आंख के सामने। प्रति का मतलब होता है सामने भी होता है प्रति का मतलब। ठीक है, तो आंख के सामने या आंखों के सामने। ठीक है, तो अक्षम अक्षम प्रति, आंखों के सामने। अब हम थोड़ा सा देखिए नीचे ज्यादा न जाके, अब हम ऊपर थोड़ा इसे रफ करके और उसके उदाहरण ऊपर लिखेंगे कुछ। और प्रत्यक्षम शब्द जो है इसमें एक संधि भी कार्य कर रही है, हम वो भी आपको बताएंगे। अभी देखिए हमने आपको यण संधि पढ़ाई थी, यण संधि की क्लास शायद कम लोगों ने देखी है, तो अब देखिए वही चीज हम बता रहे हैं, आप क्लास रेगुलर देखिए, भले ही 3 दिन बाद आए। पहली बात, अब तो डेली आपको क्लास मिल ही रही होगी, एक आध दिन की बात अलग है, वैसे डेली मिल रही होगी, लेकिन आपको क्लास देखनी है। जब आप कोई भी अगर एक टॉपिक भी अगर आप मिस करेंगे, एक क्लास भी मिस करेंगे, तो वो आपको आगे वाली क्लास में दिक्कत करेगी। जैसे ये है आपका प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्षम ही लिख ले रहे हैं हम। तो देखिए हमने क्या बताया था, ई का या, अगर इसे देखिए यहाँ प्रति प्लस अक्षम, अगर ये हम देखिए सिद्ध कैसे करना है, हमें पता है ई के बाद असमान स्वर है, तो प्रत, यहाँ ई निकल गई, अक्षम ऐसे ही लिख दीजिए। आपको पता है ई के स्थान पर क्या हो जाता है यण संधि में? या, ई का या, ऊ का वा, ऋ का रा, लिर का ला। ठीक है, अब देखिए ता है आधा हो जाएगा, या है, अब या में आपका ये आ जुड़ जाएगा तब या पूरा हो जाएगा, और अक्षम, ये प्रत्यक्षम इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपकी यण संधि भी कार्य कर रही है। तो अभी तो मैं बताता हूं, जब भी आप पढ़ेंगे, कोई अगर शब्द संधि वाला आ रहा है तो उसमें तोड़ के देखिए कि कौन सी संधि निकल रही है, जोड़ के देखिए कौन सी संधि बन रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी डबल तैयारी होती रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। ठीक है, साहरी, ये आपका क्या हो गया? उदाहरण, इसका विग्रह है। ठीक है, अब देखिए सा उपसर्ग भी है, आपका अव्यय भी है। ठीक है, उपसर्ग भी है, अव्यय भी है। साहरी, हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम। ठीक है, सादृश्यम, अब सा का मतलब समान से ही निकलता है, तो हरि के समान, सादृश्यम का मतलब सादृश्यम मतलब होता है समान, हरि के समान। तो यहां देखिए अब पूरा पद जो है मिलके अव्यय की ही तरह कार्य करेगा, सा हरि। ठीक है, अब जब सा हरि हो जाएगा तो पूरा पद, जैसे सा है अव्यय, अब जब इसे हम जोड़ देंगे तो सा हरि जो है वो आपका पूरा अव्यय के ही समान कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य है इसमें भी हम कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, इसमें भी कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है उपगंगम। उप का अर्थ समीप के, उप जो है समीप के अर्थ में आता है, उप, उप उपसर्ग या उप अव्यय समीप के अर्थ में आता है। ठीक है, तो उपगंगम तो मतलब क्या होगा? गंगा, गंगा के, गंगम का मतलब गंगा, तो गंगा के समीप। ठीक है, अब इसका देखिए गंगाया समीपम, ये आपका विग्रह हो गया। ठीक है, गंगा के समीप इसका अर्थ हो गया, गंगा के समीप, ये इसका हो गया अर्थ। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक उदाहरण में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो उदाहरण मैं लिखा रहा हूं ये भी मेरी 100% गारंटी इन्हीं में से पूछा जाएगा, बाहर से कुछ उदाहरण नहीं होगा। अगर अब देखिए वही चीज है, अब अगर आप यहां से थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे, सही से ध्यान देंगे,
तो देखिए ऐसा नहीं कि जो संधियों को हमने उदाहरण बताए थे उनसे भी बाहर है, उनमें से भी, लेकिन संधि में ये जरूर है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, एक आध उदाहरण आपका बाहर से पूछ लें। लेकिन जो भी समास के मैं उदाहरण बता रहा हूं इनमें 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा, 100% इन्हीं में से पूछा जाएगा। इसलिए एक एक उदाहरण को, एक एक समास को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उपगंगम हो गया। उपगंगम के बाद अब हम देखिए अगला उदाहरण, देखिए उदाहरण हम इसीलिए अधिक बताएंगे, अधिक का मतलब उतने बताएंगे जिसमें से आपका 100% फंस जाए, ठीक है। अधिहरि, अधिहरि, इतने उदाहरण हम बता रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि ये जो आ रहा है हमारा अव्यय, ये एक अलग ही अपनी पहचान रखता है, एक अलग ही पहचान रखता है। जब अलग पहचान रखता है तो भाई इसमें कोई दिक्कत आपको पहचानने में, समास में नहीं होगी। देखिए संस्कृत में आए चाहे हिंदी में आए, अगर समास आएगा कि इसमें कौन सा समास है तो मैं 100% श्योर हूं वो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर उसका विग्रह पूछेंगे तो जब तक आप विग्रह को तैयार नहीं करेंगे, जब तक आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका विग्रह तैयार नहीं होगा। तो विग्रह अब आपको बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बाहर से नहीं पढ़ना है, जितने उदाहरण मैं बता रहा हूं बस इन्हीं उदाहरणों को देखना, इन्हीं को तैयार करना है, ठीक है। तो अधिहरि, हरो इति, इसका विग्रह हो गया, ठीक है। हरि में इसका अर्थ हो गया हरि में, ठीक है। अब यहां देखिए सब अव्यय जो हैं उन पे हम एक अंडरलाइन करते जा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि अव्यय इसमें कौन कौन से आ रहे हैं। निर्मक्षिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण, कई बार पूछा जा चुका है, क्या है? निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, ठीक है। अब इसका विग्रह हुआ मक्षिकाणाम अभावा, मक्षिकाणाम, अब मां पूरा बनाएंगे क्योंकि आगे से स्वर आ रहा है, अभावा, संधि कार्य करेंगी यहां भी, ठीक है। अगर यहां स्वर ना आता आगे से तो इसमें हम णाम में बिंदी लगा देते, अब चूंकि आगे से आया स्वर इसलिए हम मां को पूरा लिखेंगे और उसमें हलंत लगाएंगे, ठीक है। मक्षिकाणाम अभावा मतलब मक्खियों का भी अभाव, मक्षिकाणाम मीन्स होता है मक्खियां, मक्खियों का भी अभाव, अभाव का मतलब बिल्कुल जहां एक मक्खी भी ना हो, मक्षिकाणाम अभावा। मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है उपगंगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है यथाशक्ति, इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रतिदिन, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए इंपॉर्टेंट ही उदाहरण हम बता रहे हैं लेकिन इनमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन पे हम टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अनुविष्णु, अनु, अब यहां देखिए निर जो है ये रा ऊपर गया है तो निर उपसर्ग है आपका और निर ही आपका प्रत्यय है, अनुविष्णु, अनुविष्णु, ठीक है। तो अनु का मतलब होता है पीछे, कहते नहीं अनु, अनु का मतलब बाद में, जैसे आपने गणित में पढ़ी होंगी अनुवर्ती पूर्ववर्ती, ठीक, अनु का मतलब बाद वाली यानी पीछे, ठीक है। तो आप इसमें अनु विष्णु क्या हो जाएगा? विष्णु पश्चाता, विष्णु पश्चाता, विष्णु पश्चाता का मतलब हो गया विष्णु के पश्चात, ठीक है। विष्णु पश्चात, विष्णु के पश्चात यानी विष्णु के पीछे, पश्चात का मतलब पीछे, तो यहां हो गया विष्णु के पीछे। उसके बाद देखिए, चलिए मिटा दें इसे हम, ये तो आपने इतनी देर में ये तो चीजें समझ ही ली होंगी और नोट भी आप कर सकते हैं वीडियो देख के। अब चलिए उदाहरण हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट है सारे बताएंगे, ऐसा नहीं कि हमने एक दो उदाहरण बताए और वहां से आपको हमने कह दिया बाकी उदाहरण आप अपने आप देखिए। बाकी उदाहरण देखने के लिए फिर आपको किताबें खंगालनी पड़ेंगी और हम नहीं चाहते कि इन टॉपिकों के बाद आपको कोई और किताब पढ़नी पड़े। जो हम आपको नोट्स बता रहे हैं, जो हम आपको ये लिखवा रहे हैं, इन्हीं नोट्स के रूप में आप रखते जाइए। बहुत शॉर्ट में सिलेबस देंगे हम और ये भी गारंटी मेरी 30 के 30 क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए अगला हम आ हिमालयम, आ अगला उदाहरण हिमालयम, ये आपको बस
ये जो अब इसमें आ है, ये जो उपसर्ग हैं यही आपके अव्यय भी हैं। आ हिमालयम का मतलब हिमालय पर्यंतम, हिमालय, हिमालय पर्यंतम मतलब हिमालय तक। अर्थ क्या हुआ? हिमालय तक। हिंदी में इसके उदाहरण थोड़े भरपेट वगैरह जो है, ठीक है, उस तरह इस टाइप से ज्यादा हो जाते हैं, तो हिंदी के जब पढ़ाएंगे तो हिंदी में बताएंगे, ठीक है। अति हिमम, अगला देखिए, अति हिमम, इसमें देखिए क्या अव्यय है? अति अव्यय है। अति उपसर्ग कह लीजिए चाहे अति अव्यय। देखिए हम बता चुके हैं सारे उपसर्ग आपके अव्यय हैं। जब सारे उपसर्ग अव्यय हैं तो अति उपसर्ग है, तो अति भी आपका अव्यय होना ही होना है। अति, अति, अति का मतलब क्या होता है? ठीक है, अति का मतलब क्या है? नाश, ठीक है। हेमस्य अत्ययः, हिम का नाश, हिम मतलब बर्फ का नाश, ये आपका अति हिमम हो गया, ठीक है। अब ये तो आपके रहे उदाहरण, ठीक है। इन उदाहरणों को नोट करिए, फिर इसकी एक कुछ दो उदाहरण इसके और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं और जिनमें से आपके पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक लाइन लिखाएंगे, वो आप लाइन पे विशेष ध्यान देना। चलिए इसे हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाएं हम। इतने उदाहरण जो हम बता रहे हैं, अगर इतने ही देख लिए हो गया काम आपका, कहीं और से नहीं देखने। यूपी टेट में, केवल यूपी टेट की बात कर रहा हूं मैं, टीजीटी के लिए थोड़ा विस्तार रूप हो जाता है। उसमें अब आप मतलब जो कहेंगे सर टीजीटी में, हालांकि टीजीटी में इसमें 90% फंसना है, लेकिन टीजीटी का रूप अलग है, विस्तृत रूप है, ठीक है। एक सूत्र होता है नदी, नदी भी चा, नदी भी चा, अगर इसे हम विच्छेद करें तो ये आपका निकलेगा नदी भी चा। यहाँ विसर्गों का चा हुआ है, ठीक है। कौन से सूत्र से हुआ है ये? विसर्जनीय से सा, ठीक है। आगे से चा हो तो सा हो जाएगा, और सा चूंकि चा वर्ग है इसलिए सा ये हो गया। तो नदी भी चा, ये सूत्र है आपका, क्या है? नदी भी चा। इस सूत्र से क्या होता है? इस सूत्र से देखिए, अभी हम उदाहरण जो बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कि नदी भी, नदी भी का मतलब क्या हुआ? नदी, ठीक है। नदी भी का मतलब क्या हुआ? नदी। इस सूत्र से नदीवाची शब्द, नदीवाची शब्दों में अव्ययीभाव समास हो जाता है। अव्ययीभाव समास हो जाता है कैसे, वो अब देखिए कैसे हुआ। देखिए अब पंचगंगम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण बता रहा हूं मैं। पंचगंगम, विग्रह भी इसका अलग तरीके से होगा, विग्रह भी अलग तरीके से होगा, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है आपका द्वियमुनम, अगर हम विग्रह करें इसका तो ये हो जाएगा पंचा नाम, गंगा नाम, समाहारा। अर्थ क्या हुआ? 5 गंगाओं का समूह, ठीक है। इसी तरह द्वया नाम, यमुना नाम, समाहारा। 2 यमुनाओं का समूह। वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या है?
पंचगंगम का मतलब क्या हुआ? 5 गंगाओं का समूह। द्वियमुनम का क्या मतलब हुआ? 2 यमुनाओं का समूह। ठीक है, अब ये सूत्र क्या था? नदी भी चा, यानी नदीवाची शब्द। अब आपको पता होना चाहिए ये जो गंगम शब्द है, गंगा आपकी क्या है? नदी है। यमुना आपकी क्या है? नदी है। तो नदीवाची शब्दों में अव्ययी भाव समास हो जाता है, यानी यहाँ वैसे कौन सा होना चाहिए? समूहवाची है, संख्यावाची है। ठीक है, तो संख्यावाची में क्या होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होना चाहिए? यहाँ देखिए, ये संख्या आपकी है 5, यहाँ द्वि। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए द्विगु समास। संख्यावाची में वैसे होता है द्विगु समास, लेकिन ये अपवाद के रूप में कार्य करेगा और यहाँ द्विगु ना होकर क्या होगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा। तो आपको बस ये देखना, अगर संख्या के साथ कहीं भी नदी का नाम दिया है, संख्या के साथ कहीं भी नदी का नाम दिया है, तो आप संख्या देख के उसमें द्विगु ना लगा के सीधे सीधे अव्ययी भाव लगा दीजिए, और बिल्कुल कोई भी चिंता ना करते हुए इस चीज को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। याद रखिए कि अगर कहीं भी संख्या के साथ नदियों का नाम दिया है, चाहे नदियों का नाम कोई भी हो, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, वैसे यही पूछते हैं। पंचगंगम बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये कई बार पूछा है और अधिकतर बच्चे गलत भी करके आए हैं इसे। क्यों? क्योंकि वो द्विगु लगा के आए हैं, जबकि यहाँ द्विगु ना हो के अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव ही सही है, और ऐसा नहीं, इस पर आपत्तियां भी लोगों ने की हैं। ये करके भी आए, द्विगु लगा के भी आए हैं, उसके बाद जब आपत्ति ली जाती तो उन्होंने आपत्ति भी की कि नहीं, यहाँ तो ये संख्या है पूर्व में, जब पूर्व में संख्या है तो सीधे सीधे द्विगु समास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत में जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी किताब उठाएंगे तो उसमें एक सूत्र आपका, इसीलिए हमने यहाँ सूत्र का जिक्र किया है, ये नदी विचा, इसीलिए हमने इस सूत्र का जिक्र किया है यहाँ। इस सूत्र को हम इसीलिए लाए हैं ताकि आपको बता सकें। वैसे सूत्र को वैसे बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बताया क्यों है? क्योंकि आपको नदी भी चा लिखा है कि जहां भी नदीवाची शब्द आएंगे, किसके साथ? संख्या के साथ। नदीवाची शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो नदीवाची शब्द जब भी संख्या के साथ आएंगे, यानी उनसे पहले संख्या लगी होगी, तो उनका विग्रह तो सेम ऐसे ही होगा जैसे द्विगु समास में होता है। ठीक है, लेकिन उसमें समास का नाम द्विगु ना होकर अव्ययी भाव माना जाएगा। आज की क्लास हम आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे उम्मीद है मुझे आज आपको थोड़ा सा आनंद भी आया होगा पढ़ते हुए, क्योंकि एक नया टॉपिक नई स्तर से शुरू किया है हमने, नया टॉपिक है और समास का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा बताई है ये हमने, ठीक है, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बस थोड़ा सा ध्यान ही देना और कुछ नहीं करना है। ध्यान क्या देना है? ध्यान बस यही देना है कि हमें पता होना चाहिए कि जहाँ भी नदीवाची शब्दों के साथ अगर कोई भी संख्यावाची शब्द आ जाएंगे तो वह द्विगुना होकर अव्ययी भाव समास हम लगाएंगे। ठीक है, और यही पूछा पंचगंगम में कौन सा समास है, पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराते रहेंगे बराबर, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये क्लास हमारी लेट पड़े, संडे को ना पड़े, लेकिन चूंकि हमने आपका पेपर तैयार कर दिया है, आपका प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिया है, और जो पहला टॉपिक हमारा था वर्णमाला, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, उनसे ही हमने 30 क्वेश्चन आपके तैयार किए हैं। उन 30 क्वेश्चन का आपका संडे को आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे रहेगी। उस पीडीएफ से आप अपना पेपर करिए, स्कोर बताइए, हमें स्कोर जरूर बताना आप हमें। ठीक है, स्कोर बताने के बाद आप बताइए कि कैसा क्या रह रहा है, और क्वेश्चन जो हमने उसमें दिए हैं बस वैसे ही क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा टेट में, भले ही थोड़ा सा इधर उधर से पूछ लें लेकिन लेवल वही रहेगा। तो कोशिश आप यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की। तैयार का मतलब क्या है? तैयार का मतलब तो यही है, हम तो यही चाहते हैं आप हमारी क्लास देख के ही आपका पूरा तैयार हो जाए, लेकिन उसके बाद में रिवीजन बहुत जरूरी है। देखिए इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत नहीं, हिंदी में कहा गया, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। ठीक है, ये हिंदी में कहा गया है, यानी अब इंग्लिश में क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट बनते जाएंगे, यानी प्रैक्टिस जो है व्यक्ति को बहुत ज्यादा परफेक्ट बना देती है। दूसरा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, हिंदी की कहावत है। ठीक है, तो अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, आपकी बुद्धि भले ही थोड़ी मंद होगी, लेकिन हो सकता है, देखिए मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, कहने का तात्पर्य है अगर कितना भी जड़ बुद्धि हो, मंद बुद्धि व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो अभ्यास बराबर कर रहा है तो उस अभ्यास में वो कहीं ना कहीं सफल हो ही जाता है। अब देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं आप, ठीक है, आप विज्ञापन देखते हैं, ठीक है, एक खंबे पे कोई आपने फ्लेक्स लगा देखा, एक खंबे पे आपने कोई भी फ्लेक्स लगा देखा किसी विज्ञापन का, ठीक है, किसी का प्रचार का,
या किसी कोचिंग का, सपोज करिए किसी रेस्टोरेंट का, ठीक है, किसी कंपनी का, और फिर उसके बाद आप आगे गए, आपको वो नहीं मिला, दोबारा देखने को नहीं मिला, ठीक है, तो वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा। आपको नहीं ध्यान रहेगा कि हमने किस कंपनी का या किस वस्तु का प्रचार देखा था, किसका विज्ञापन हमने देखा था, आपको ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर हर तीसरे खंबे पर या हर दूसरे खंबे पर अगर वो लगा है, लगातार आप 8 से 10 फ्लैक्स देखेंगे, लगातार आप किसी रोड पे जा रहे हैं, आपने हर खंबे पे वो फ्लैक्स देखे, तो आप एक बार ध्यान नहीं रखेंगे, 2 बार ध्यान नहीं रखेंगे, 3 बार ध्यान नहीं रखेंगे, आपको वही विज्ञापन जब आपके दिमाग में बार बार डाला जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज आपको ध्यान रहेगी। ठीक है, तो आपकी क्लास आज हम यही समाप्त करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, शुभकामनाएं अभी से देना शुरू कर दी हैं हमने, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी क्लास सही से देखते रहेंगे तो ये मेरी कहीं ना कहीं मुझे आशा है, उम्मीद है, मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर सही से मेरी क्लास देखते रहे और इसके साथ साथ रिवीजन करते रहे तो आप सफल अवश्य होंगे। अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आप सफल अवश्य होंगे। बाकी और क्लासेस भी मिल रही हैं, उनमें भी ऐसा नहीं है कि आप उनमें देखिए कोशिश करते रहिए। कोई कहते नहीं हवा नहीं है, पढ़ाई कोई हवा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप एकदम डर जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। आधे घंटे की अगर आप क्लास देख रहे हैं हमारी, तो 15 मिनट उसके लिए प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, 15 मिनट उसकी रिवीजन के लिए दे दीजिए। 100% गारंटी है मेरी, आप सफल होंगे। ठीक है, और आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ आज की हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।